नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के साथ जिसे मैंने पढ़ाया है, हमारा स्टूडेंट था। तो अभी हाल ही में इसकी क्या है ना, काउंसलिंग चल रही है। तो काउंसलिंग सेशन में इसने अपनी बहुत सारी परेशानियां हमको बताई। तो मुझे लगा कि ये परेशानियां और भी बच्चों की हो सकती हैं, तो क्यों ना इस मुद्दे को हम एक सोशल मुद्दा बनाएं और सरकार तक या जो भी एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, हो सकता है कि उन्हें बच्चों की इस परेशानी की जानकारी ना हो कि बच्चों को वास्तव में इतनी सारी परेशानियां होती हैं। तो उनको पहुंचाने का एक माध्यम हम सोच रहे हैं कि ये एक माध्यम हो सकता है जिसके जरिए हम अपना दर्द या अपने स्टूडेंट्स का दर्द बच्चों तक पहुंचा पाए। तो पहले तो आप भी जानें कि क्या ऐसी परेशानी है कि काउंसलिंग सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, काउंसलिंग स्टार्ट हुई है बच्चों की, तो जेई मेन है या नीट है। अभी हाल ही में नीट पे भी आपने चर्चाएं सुनी होंगी कि नीट में बहुत सारे फॉल्ट आए हैं, कई जगह पे पेपर लीकेज हुए हैं। तो उस पर तो सरकार अपना एक्शन ले ही रही होगी। पर अभी जेई मेन की काउंसलिंग चल रही है हाल में। तो जेई मेन की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जोसा की काउंसलिंग जो थी वो एक समाप्त भी हो गई है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जेई मेन जो होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं उनके एंट्रेंस के लिए एक एग्जाम होता है जिसको बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। और देश के लगभग 15 से 20 लाख बच्चे हैं जो हर वर्ष इस एग्जाम को देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एक ड्रीम ब्रांच के साथ। तो जो भी उनकी चॉइस होती है वो उसे फिल करते हैं और उस चॉइस फिलिंग के माध्यम से ही उन्हें सीट अलॉट होती है। तो उस सीट अलोकेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे फॉल्ट हैं। जैसे कि एग्जाम एक होता है, पर अब एग्जाम एक होता है तो काउंसलिंग का सिस्टम एक नहीं है। अलग अलग यूनिवर्सिटियां अलग अलग काउंसलिंग कराती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस बच्चे से। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार सबको अपना नाम बताएं कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोहित है और मैं अंकुरम फील्ड का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। और अभी इसी वर्ष मैंने 2024 में जेईई मेन परीक्षा दी थी और जिसकी काउंसलिंग मैंने अभी करवाई थी, जिसमें मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी जो काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो उस काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले तुमने क्या प्रोसेस किया था, क्या किया था? सर, जैसे सबसे पहले जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें मुझे पता था कि मुझे लग रहा था कि मेरा उसमें सीट अलॉट मुझे नहीं होगी। जिसके बाद HBTU काउंसलिंग होती है, कानपुर का कॉलेज है, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया और MMMUT गोरखपुर में मैंने रजिस्ट्रेशन किया और AKT टेक काउंसलिंग उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया। यानी कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग सिस्टम है। हर यूनिवर्सिटी अपना एक अलग टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल जारी कर रही है, जिसके थ्रू बच्चों को उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं समय पर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है? सर, HBTU में मेरे 2500 रुपये लगे थे। हाँ। और जो MMMUT गोरखपुर है उसमें भी मेरे 2500 रुपये लगे थे और AKTU में 1000 रुपये लगे थे रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले HBTU की काउंसलिंग स्टार्ट हुई और उस काउंसलिंग में आपने हिस्सेदार। सर, तो उसमें जब पहले राउंड का रिजल्ट आया मेरा, उसमें मुझे केमिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई थी। उसके बाद उसमें जो 75,000 रुपये जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है वो जमा करनी पड़ी थी मुझे कुछ ही समय के बाद। और उसके बाद कुछ दिनों में MMMUT का रिजल्ट आया पहले राउंड में। उसमें मुझे IT ब्रांच अलॉट हुई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें भी मुझे तुरंत ही 1-2 दिन के बाद ही 75,000 रुपये जमा करने पड़े थे, क्योंकि दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि जब हमें HBTU में कोई ब्रांच अलॉट हो गई, तो फिर तुमने उसमें MMUT में क्यों 75,000 रुपये दिए? क्योंकि MMMUT और HBTU दोनों अलग अलग संस्थान हैं। हाँ। वो अपनी काउंसलिंग अलग करवाते हैं और वो अलग करवाता है MMMUT। ठीक है। इस जैसे वजह कि से जब हमें HBTU में एक सीट अलॉट हो गई थी, तो उसमें क्यों सीट आपने दूसरी एक्सेप्ट की? क्योंकि IT एक ऐसी ब्रांच है जो मतलब मैं जिससे बीटेक करना चाह रहा था। केमिकल इंजीनियरिंग उतना मेरे लिए मतलब रेजोनेट उसके लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैंने IT में उसके बाद मैंने 75,000 रुपये जमा किए। लेकिन उसका रिजल्ट जो था वो बाद में आया था, पहले HBTU का आया था। HBTU में। इसलिए और अगर HBTU में इन केस हम सीट बुक नहीं करते हैं, तो हमें बाद में वो सीट सीट कैंसिल हो जाएगी हमारी। हाँ सर। तो मतलब एक रिजर्व फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें इसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ी। जी सर, तुरंत ही देनी पड़ती अच्छा, HBTU का तो लगभग काउंसलिंग शायद मुझे लग रहा है कि सारे राउंड फिनिश भी हो गए हैं उसके। है। जी सर, और उसमें तो फिर आपको पूरी फीस भी देनी पड़ी होगी। पूरी फीस जी सर देनी पड़ी, क्योंकि पहले राउंड में ही मुझे
केमिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो गई थी। अगर मैं पूरी फीस नहीं देता तो मेरी जो सीट है वो कैंसिल हो जाती। कैंसिल। इस तो वजह से उसकी पूरी फीस एचयूटी टोटल फीस 1,35,000। 35,000 सर। तो 1,35,000 रुपये तुमने एचयूटी को दिए, फिर उसके बाद आपने ट्रिपल एम की काउंसलिंग कराई और उसमें आपने 75,000 रुपये दे दिए अभी जी तक। सर। तो कुल मिला के आपने 2,10,000 रुपये अभी तक दे दे दिए। दिए, प्लस 2500 आपने 5,000 उनकी रजिस्ट्रेशन की 5,000 रुपये दी, मतलब 2,15,000 रुपये आपके चले गए। जी सर। अब इसके बाद अगली जो काउंसलिंग है वो किसकी है? अगली काउंसलिंग सर AKTU की होने वाली है अभी कुछ दिनों बाद। और उसके बाद CSAP काउंसलिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में होती है। उस काउंसलिंग में भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे उसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी? जी सर। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? सर 45,000 रुपये मुझे मतलब रजिस्ट्रेशन के समय पर ही देने। मतलब अगर आपने 2,10,000 15,000 दे दिए, उसके बाद अब तुम्हें 45,000 और देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके बाद सीट अलॉट होगी, तो फिर उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस भी देनी पड़ेगी हमको। बाकी की जो भी इंस्टीट्यूट की फीस होगी जो मुझे अलॉट हुआ है उसकी फीस मुझे देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के कहना ये है, अगर आपने सारी चीज़ें समझी होंगी तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले काउंसलिंग हुई जोसा की। अगर जोसा की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है तो आपको वहाँ पे अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कॉलेज, जो कि हर एक कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एडमिशन फीस भी देनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, प्लस आपको IAF यानी कि इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी तरह की इसमें पार्शियल एडमिशन फीस भी होती है, वो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब इन केस के किसी बच्चे को जोसा के अंदर जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं उनमें वापस फिर अपनी काउंसलिंग को कराना चाह रहा है। तो अब उस काउंसलिंग को कराएगा तो फिर वापस आपको 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे, 75,000 सीट एक्सेप्टेंस के देने पड़ेंगे, और उसके बाद पूरा एडमिशन लेते हो या उसकी काउंसलिंग खत्म होने वाली के है प्रक्रिया, तो आपको उसके कॉलेज के एडमिशन की पूरी कंप्लीट फीस जमा करनी पड़ेगी, यानी कि 1,65,000 एचयूटी में एडमिशन ले रहा है कोई बच्चा। तो उसके बाद अगर ट्रिपल में फिर से आप यही करते हो तो सेम प्रोसेस वही होगी जो HBTU के साथ हुई है। तो कुल मिला के एक सामान्य बच्चा के घर पे इतना कैश अवेलेबल नहीं है, और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बता दूं कि कोई बैंक भी आपको मदद नहीं करती। अगर बैंक में आप जाके कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो शुरुआत में आपको कोई लोन भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बच्चा सीट लेना चाह रहा है या अपना कॉलेज, या तो वो अपनी उम्मीदों को मारे कि वो कॉलेज ना ले जो आगे उसे अच्छा मिल सकता है, जैसे CSAP की काउंसलिंग वापस मैं आपको बता दूं IIT NIT और जो हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनमें जाना हर एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी का सपना होता है, उसकी काउंसलिंग होगी जो कि सबसे बाद में होने वाली है। अब किसी बच्चे ने इसमें अगर एडमिशन ले लिया है तो उसके घर वालों ने लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो इतनी काउंसलिंग के प्रोसेस में खर्च कर लिए। अब अगर वो वापस CSAP की काउंसलिंग कराएगा तो उसे 45,000 रुपये फिर से चाहिए। तो मेरा ये नहीं समझ में आ पा रही बात कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है या काउंसलिंग का कोई प्रोसेस डिसाइड करना था तो सरकार ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई बच्चा, जैसे इस बच्चे ने लगभग अपने 2 साल का ड्रॉप लेके तैयारी की है और तैयारी करने के बाद अभी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, पर उसके एडमिशन लेने के माध्यम में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तो ये फीस आ रही है। सरकार ने अभी हाल ही में बजट अपना जारी किया जिसमें स्टूडेंटों के लिए बहुत सारी हेल्प अनाउंस की है, और वो हेल्प अनाउंसमेंट आप जो कर रहे हो, या तो ये जो गलतियां हो रही हैं वो बच्चों की गलतियां वहां तक जो एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और अगर उन पर पहुंच रही हैं तो फिर क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि कुल मिला के हमें एक डिजर्विंग कैंडिडेट को एक खराब कॉलेज में एडमिशन देने का प्रोसेस है, ये कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो काउंसलिंग किस लिए कराई जा रही है कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उसकी डिजर्विंग सीट मिल पाए। अब काउंसलिंग के प्रोसेस को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हर यूनिवर्सिटी अपने मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे तब वो काउंसलिंग करा रही है, और जब उसका मर्जी चाहे उतनी फीस ले रही है। या तो ये होता कि भैया एक बच्चे को किसी कॉलेज से सीट अलॉट हो गई और उस कॉलेज में जाके उसने एडमिशन ले लिया और उसमें सारी फीस उसने जमा कर दी, जो कि वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहा, वो उसे मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अब वो अगली काउंसलिंग में देखना चाह रहा है कि क्या मुझे इससे बेहतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बेहतर मिलेगा तो वो अपनी इस सीट को ड्रॉप करेगा, जब वो इस सीट को ड्रॉप करेगा तो इस सीट की फीस ही वहां पहुंचनी चाहिए कायदे से।
जिस बच्चे के घर पे रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके माता पिता बहुत अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो सीधा सीधा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये कह रहा है कि आप गरीब हो, गरीबी रहिए, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है या किसी कारणवश कहीं से वो कर्जा लेके या कैसे भी करके फीस जमा करता है, तो अब बात आती है इस फीस के रिफंड की। तो जब ये फीस रिफंड की जाएगी तो फीस पूरी रिफंड नहीं की जाएगी, आपको कट करके रिफंड की जाएगी। आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, काउंसलिंग कराई, सीट एक्सेप्टेंस फीस दी है, तो जो आपने 75,000 रुपए दिए वो 75,000 आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे, 70,000 रुपए रिटर्न किए जाएंगे। अगर वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि किस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया और आप उसे सेकंड राउंड में ड्रॉप कर देते हो तब तो ठीक है। अगर आप सेकंड राउंड से आगे बढ़े तो हो सकता है कि आपको उससे भी अधिक पैसे की भरपाई करनी पड़े, उस कॉलेज को देना पड़े। अब एक कॉलेज में एक बच्चा 5,000 रुपए दे रहा है, फिर दूसरे कॉलेज में फिर 5,000 रुपए दे रहा है, प्लस दोनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपए दे रहा है, तो बच्चे के बिना एडमिशन लिए बिना कुछ मिले उसको उसके कम से कम 20 से 25,000 रुपए तो खर्च हो गए। अब ये इनके माँ बाप की, जो भी बच्चे इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई है, और इस मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा वेस्ट चला गया, किसी भी फीस में काम नहीं आया, किसी भी सीट अलॉटमेंट के काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। जो सीट उसने छोड़ी और उसको छोड़ने के लिए जबरदस्ती उससे एक तरह से पैसे की वसूली की जा रही है, और हर स्टेप पे पैसे लेने का क्या मतलब बन रहा है। अगर आपको ये चीज बच्चों को ऑफरिंग ही करना है कि हम बच्चों को ये ऑफर दे रहे हैं कि बच्चा जब चाहे तो दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है, और अगर वो उसमें हिस्सा ले रहा है तो हम उसकी फीस को रिफंड करेंगे। जब आप इतना सब कर ही रहे हैं, आप फीस रिफंड कर रहे हैं, तो उससे फीस जमा ही क्यों कर रहे हैं। जमा करने का मतलब तो एक तरह से बच्चे पर प्रेशर बनाना हो गया ये कि आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन नहीं ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कर्जे में जाना पड़ेगा। तो बच्चों से इस तरह के जो भी फीस ली जा रही है वो न ली जाए, बजाय उनकी हेल्प और सपोर्ट किया जाए। एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन है कि या तो काउंसलिंग का सिस्टम एक होना चाहिए जिसमें हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी शामिल हो, क्योंकि एग्जाम जब आप एक करा रहे हो तो आप काउंसलिंग एक क्यों नहीं करा सकते। भाई आपके पास इतने संसाधन है, पूरा का पूरा एजुकेशन एक मिनिस्ट्री है आपके पास, वो मिनिस्ट्री मिलके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पा रही कि हर बच्चे को उसके डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंचा पाए। इस हिसाब से तो ना तो बच्चा अपने डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंच पा रहा है, ना ही अपनी मनचाही ब्रांच ले पा रहा है, और ऊपर से उल्टा उसका खर्चा और हो रहा है, वो भी बेकार का। इतनी मेहनत के बाद बच्चे अपने डिजायर्ड कॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर बच्चों का भरोसा उठ जाता है एजुकेशन के ऊपर से, और वो फिर गलत कदम उठाने लगते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरी बस यही विनती है। और दूसरा सजेशन मेरी तरफ से ये हो सकता है कि अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो, तो जैसे ये जो बच्चे ने अभी बताया कि एक की काउंसलिंग पहले स्टार्ट हुई, एक की बाद में हो रही है, तो क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए कि सभी कॉलेजों की, सभी यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग एक टाइम पे स्टार्ट होगी, एक साथ बच्चे को सीट अलॉट होंगी, और एक साथ बच्चा उनमें से एक सीट बुक कर पाए। अगर यहाँ पे HBTU, AKTU और MMU 3 यूनिवर्सिटियां बताई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के होने की वजह से हमें एक बेनिफिट है कि हमें यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक कोटा फिक्स रहता है कि 95% आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो उसमें 5% सीट है वही बाहरी बच्चों के लिए है। तो हमने अभी जो बताया है वो इन 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। हर स्टेट का यही हाल है, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है। हर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, अपने हिसाब से अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस डिसाइड कर रही हैं, अपने हिसाब से बच्चों से फीस ले रही हैं। तो सरकार क्यों इन पे लगाम नहीं लगा रही, क्यों बच्चों को ये तंग कर पा रहे हैं। तो एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटियां एक साथ अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कराएं। जैसे कि मैं तुमसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि MMU है, AKTU है और HBTU है, ये 3 यूनिवर्सिटीज में तुमने काउंसलिंग कराई, अगर इन तीनों यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एक साथ हो रही होती और एक ही रजिस्ट्रेशन फीस पे हो रही होती, तो क्या तुम्हें किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता? नहीं सर, एक तो सर मेरे बहुत सारे पैसे बचते इस चीज़ में, और अगर जैसे कि इन सभी की काउंसलिंग अगर एक ही समय पर होती तो मेरे पास मतलब 4 ऑप्शन होते, 4-5, उनमें से मैं एक कॉलेज की एक सीट को मैं चुन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सीट को चुनते और उस सीट को चुनने के बाद हम उसकी पूरी फीस पे जमा कर दें, जी सर, बिल्कुल। और उस के बाद अगर कोई सीट बचती ही खाली तो उसको अगले राउंड के लिए और बच्चों के लिए छोड़ा जा सकता था। जी सर। यहाँ पे तो हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने, जैसे अगर हम तुमको ही लेके चले तो तुमने एक सीट ली, और उस सीट को लेने के बाद अब सीट वो तुम्हें छोड़नी पड़ रही है, तो वो सीट भी तो खाली रह जाएगी।
जी सर, बिल्कुल होगी खाली, और मेरा पैसा भी अभी तक वहीं पे फंसा है। फंसा है वहां पे, पैसा पैसा भी रिटर्न नहीं मिला। अब तुम आगे जो भी काउंसलिंग प्रोसेस करा रहे हो तो उसके लिए तुम्हें अलग से और पैसा चाहिए। जी सर। देखो मैं इस बच्चे को पर्सनली जानता हूँ, और ये बच्चा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ना ही इसके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद मिल रही है जिसकी वजह से ये अपनी इतनी महंगी महंगी फीस, इतने महंगे महंगे खर्चे उठा पाए। तो सरकार से मेरी यही विनती है, सिस्टम में बैठे हुए लोगों से मेरी यही विनती है, और आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हो उनसे भी मेरी यही विनती है कि पहली चीज़ तो आप ये करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार के कानों में हमारी आवाज़ पहुँचे कि हाँ, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो अपने अच्छे से पढ़ाई करके देश के भविष्य में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनके इस कंट्रीब्यूशन को नकारा जा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर बच्चे को अपनी डिजायर्ड ब्रांच ही नहीं मिल पाएगी, मन चाहिए ब्रांच ही नहीं मिलेगी, तो वो मन से पढ़ाई कैसे करेगा। अब इस बच्चे को पहले केमिकल अलॉट हुई, पर केमिकल ब्रांच इसको नहीं चाहिए थी, इसको आईटी ब्रांच चाहिए, तो इसने दूसरा कॉलेज, दूसरी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की प्रोसेस अपनाई। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि एकेटीयू ने तो अभी अपनी 3 बार डेट चेंज कर दी। जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे बैठे हुए हैं कि उसमें एडमिशन मिल जाता, पर हर 10 दिन बाद उसकी नई डेट आ जा रही है कि भैया आपकी अब चॉइस फिलिंग और आगे होगी, और आगे होगी, और आगे, मतलब अब उसमें चॉइस फिलिंग के लिए इन्हें अभी और वेट करना है। तो बच्चे को एक तो मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है इस प्रोसेस के माध्यम से, और प्रेशर बन भी रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है कि हम इसमें एडमिशन लें या किसी दूसरे में लें। और ऐसे कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुए ही हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है। उनके आए दिन मेरे पे फोन आ रहे हैं कि सर अब इस कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो क्या मुझे इसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा भी यही है कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं जिससे आप काउंसलिंग करा पाओ। अब पैसे ना होने की वजह से बच्चों को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है एक बेकार सीट और बेकार कॉलेज के साथ।